नमस्कार विद्यार्थियों, जैनित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत में आज हम बात करेंगे मैसूर राज्य की। मैसूर राज्य पढ़ने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको आधुनिक भारत शुरू जहां से होता है उसका बैकग्राउंड बताया था। हमने बात की थी पिछली क्लास में कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तर मुगल काल हुआ 1707 से लगाकर 1757 तक की हमने बात की थी। इस दौरान हमने देखा कि मुगल राज्य औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही पतनशील अवस्था में आ जाता है और इसके पीछे हमने कारण भी देखे। कमजोर उत्तराधिकारी एक के बाद एक जो मुगल शासक हुए वो इतने सशक्त नहीं थे, इतने उस बड़े राज्य को संभालने लायक नहीं थे, जिस वजह से मुगल राज्य का पतन हुआ। और उत्तराधिकारियों के कमजोर होने की वजह से मुगल दरबार में जो अमीर वर्ग था, अधिकारी वर्ग था, जो अलग अलग क्षेत्र, जाति, नस्ल से संबंधित था, उनमें गुटबाजी शुरू हो गई। तो एक तरह से ये एक चक्रीय क्रम चलता रहा कि कमजोर उत्तराधिकारी होने की वजह से गुटबाजी शुरू हुई और गुटबाजी की वजह से मुगल राज्य का पतन भी हो गया। तो दोनों ही एक तरह से हम बात कर सकते हैं, कमजोर उत्तराधिकारी और दरबार में गुटबाजी शुरू हो गई। इसी का नतीजा ये हुआ कि एक बड़े मुगल राज्य का विभाजन शुरू हो गया। जो दूरस्थ क्षेत्र थे शुरुआत वहां से हुई और जैसे बंगाल हो गया, आपका हैदराबाद राज्य हो गया, ये राज्य उत्तराधिकारियों के सशक्त शक्तिशाली नहीं होने के कारण इन्होंने स्वतंत्रता धीरे धीरे शुरू कर दी और मुगल राज्य जो काफी विशाल अवस्था में था, अकबर से लगाकर औरंगजेब तक, जो एक भारत के एक बड़े भूभाग पे फैला हुआ था, वो धीरे धीरे टुकड़ों में बंटता हुआ छोटा सिमटता चला गया। इसी दौरान कुछ और कारण आए जिसने मुगल राज्य को और पतनशील कर दिया, जैसे विदेशी आक्रमण हमने चर्चा की थी, नादिर शाह 1739, करनाल का युद्ध, और फिर अहमद शाह अब्दाली के बारंबार 1748 से 1767 तक 7 बार भारत पर आक्रमण हुए। इसने आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई, राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाई, लेकिन एक बड़ी चीज जो मनोवैज्ञानिक रूप से अब तक माना जाता था कि एक विशाल शक्तिशाली मुगल राज्य है, वह अजेय है, इस भ्रम को तोड़ दिया जब बाहरी आक्रांताओं ने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां से बड़ी संख्या में धन वगैरह लूट कर ले गए। कुछ पंजाब जैसे क्षेत्रों पर अब्दाली ने तो आक्रमण भी करके कब्जा भी जमा लिया था। इधर मराठा राज्य था, वो शिवाजी के समय ही इसकी स्थापना हो चुकी थी और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो रहा था। विशेषकर पेशवाओं के काल में, पेशवाओं का काल आया तो पेशवाओं के काल में मराठा राज्य का विस्तार होता गया। प्रारंभ में सुदूर दक्षिण में इसका विस्तार हुआ, फिर उत्तर की ओर जिसमें राजपूताना, अवध, गंगा घाटी और दिल्ली पर भी पेशवाओं का, मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, पंजाब तक इनका फैल गया। ठीक है, तो ये सब सामूहिक रूप से कारण जिम्मेदार रहे जिससे भारत में एक शक्तिशाली राज्य जो था मुगल राज्य, वह पतनशील अवस्था में आ चुका है। और उसकी कह सकते हैं कि उसके विघटन पर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य स्थापित हुए जो आपस में सत्ता और राज्य विस्तार के लिए संघर्षरत थे। अब यही परिस्थितियां हैं जब भारत में मुगल काल से पहले ही पुर्तगाली विदेशी यात्री के रूप में आए थे, व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे और भारत में शुरुआत में उन्होंने लाभ कमाने के लिए मुगल शासकों से, शक्तिशाली मुगल शासकों से अनुमति मांगी, उन्हें नजराना भेंट किया। लेकिन कालांतर में जब मुगल राज्य पतनशील हुआ तो इन व्यापारिक कंपनियों ने, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी, जैसे एक के बाद एक कंपनी आई अलग अलग समय में, इनमें आपसी संघर्ष हुआ और फिर इसके पश्चात भारतीय राज्यों के साथ इनका संघर्ष हुआ। इसी क्रम में हमने बात की थी कि पहला जो क्षेत्र था वह था बंगाल। बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्लाइव ने प्रयास शुरू किए और जो तत्कालीन नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके विरुद्ध जो उससे असंतुष्ट वर्ग था उसको साथ में लेकर सत्ता परिवर्तन कर अपनी एक कठपुतली व्यक्ति को स्थापित करके बंगाल राज्य पर, जो सबसे समृद्ध और धनी राज्य था, उस राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहे। और उसी का परिणाम था एक प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बेसिकली ये युद्ध नहीं था क्योंकि इस युद्ध से पहले ही ये इसका निर्णय तय हो चुका था। मुगल बंगाल के नवाब की तरफ से बड़ी सेना अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, वो युद्ध में शामिल हुई लेकिन युद्ध लड़ी नहीं, इसलिए उसको विश्वासघात कहा गया। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1760 में,
इस बक्सर के युद्ध में भी भारतीय शक्तियों की पराजय हुई और ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इस प्रकार बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हुआ और इस शासन स्थापना के दौरान वहां से उन्हें अनेकानेक लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि अब बंगाल पर कंपनी का शासन स्थापित होने से बंगाल में व्यापार करने के लिए अब कंपनी को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उस अनुमति के बदले नजराना या धन देने की आवश्यकता नहीं है। अब वार्षिक रूप से बंगाल शासक को कर देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिकली बंगाल पर या तो कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण है या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। कंपनी के द्वारा स्थापित ही कोई व्यक्ति नवाब बना हुआ है कठपुतली की तरह, तो उसे अब कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए कंपनी को उस कठपुतली शासक, अपने ही कठपुतली शासक को टैक्स देने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर जब बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित हुआ तो बंगाल के राजस्व पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। जब कभी आवश्यकता होती तो कंपनी अपने कठपुतली नवाब से उस धन की मांग करती और उन्हीं पैसों से वह भारत से, बंगाल से व्यापारिक वस्तुएं जिसकी डिमांड यूरोप तक थी उन्हें खरीदती और यूरोप में ऊंचे दामों पर बड़े मुनाफे के साथ कमाती। तो बंगाल राज्य को जीतने के साथ बंगाल की लूट शुरू हो गई। यहां से बंगाल राज्य को जीतने के साथ जब बंगाल की लूट शुरू की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्हें कह सकते हैं कि बेशुमार लाभ की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, संपत्ति मिली। और जो बंगाल में जो ब्रिटिश अधिकारी थे, क्लर्क के रूप में, छोटे मोटे क्लर्क के रूप में कार्य करते थे, वो भी अब बड़े बड़े लंदन में उनकी कोठियां स्थापित हो गई। क्लाइव जैसा एक क्लर्क के रूप में आया था, लंदन में उनकी कोठियां स्थापित हो गई। अब वो ब्रिटेन की राजनीति तक को प्रभावित करने लगे। ब्रिटेन के सांसदों को धन देकर के कंपनी के फेवर में निर्णय पारित करवाने, नियम बनाने के लिए उनको अपने फेवर में लाने के लिए कोशिश करने लगे। यहां तक की नौबत आ गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल से इतना लाभ हुआ तो उसने अब भारत में क्षेत्र विस्तार की नीति को और आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी कड़ी में हमें देखना है मैसूर राज्य। बंगाल से इतने फायदे हुए, बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर तो उन्होंने क्षेत्र विस्तार की नीति को आगे भी जारी रखने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में दूसरा जो राज्य हमें देखना है वह है मैसूर राज्य। मैसूर राज्य को देखने से पहले मैसूर राज्य की थोड़ी सी एक हमें बैकग्राउंड के बारे में हमें देखना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है कि मध्यकाल में, आप लोगों में से जो इतिहास के विद्यार्थी उन्हें तो पता ही है, मध्यकाल में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य का एक सशक्त और समृद्धशाली राज्य स्थापित हुआ। इस राज्य ने एक लंबे समय तक शासन किया, काफी समृद्ध राज्य था। कृष्णदेवराय सरीखे यहाँ के शासक हुए और इसी विजयनगर साम्राज्य में एक के बाद एक बहुत सारे राजवंश स्थापित होते हैं, जिसमें संगम राजवंश, आलू राजवंश, तुलु राजवंश और अंत में हम लोग देखते हैं अराविडु राजवंश। जब अराविडु राजवंश समय के साथ साथ धीरे धीरे पतनशील अवस्था में आया तो इसी के एक सामंत ने, वाडेयर वंश के एक सामंत ने मैसूर राज्य की स्थापना की 1612 में। तो बेसिकली मैसूर राज्य जो है वो मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर उत्पन्न हुआ था। अराविडु राजवंश के शासक वेंकट द्वितीय, ध्यान रखिएगा, वेंकट द्वितीय के समय मैसूर राज्य के वाडेयर वंश की स्थापना हुई 1612 में। In 1612, during the reign of Venkat II of the Aravidu dynasty, Vijayanagar Empire, the Wadiyar dynasty was established in Mysore. तो बेसिकली जो मैसूर राज्य है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर, मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अंतिम जो राजवंश थे, अराविडु राजवंश के पतन की अवस्था में हुई। और वो शासक कौन था अराविडु वंश का? वेंकट सेकेंड। उसके समय वाडेयर वंश के किसी सामंत ने स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 1732 में मैसूर का शासक चिक्का कृष्णराज था। इसके समय मैसूर राज्य की वास्तविक शक्तियां, इसके दो अधिकारी, एक का नाम था देवराज और एक का नाम था नंजराज, इनके नियंत्रण में थी। चिक्का कृष्णराज अल्पवयस्क था और ये 1732 की बात है। और इसी दौरान इसके दो अधिकारी जो पावरफुल थे, महत्वाकांक्षी थे, उनके हाथ में, दोनों भाई थे,
इनके हाथ में मैसूर राज्य की पूरी शक्ति नियंत्रण में थी। बड़ा भाई देवराज जो था वह दुलबई के पद पर था। दुलबई दक्षिण भारत में एक पद है जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद होता था। ठीक है, राजा है लेकिन राजा नाम मात्र का शासक है, अल्पवयस्क है। ठीक है, सारी शक्तियां दो भाइयों देवराज और नंजराज के हाथ में, जिसमें एक भाई देवराज प्रधानमंत्री था और दूसरा भाई नंजराज सर्वाधिकारी के पद पर था, अर्थात फाइनेंस वित्त विभाग का प्रमुख था। राजा शासक है, सर्वोच्च है, लेकिन नाम मात्र का है। ठीक है, इन 1732 चिक्का कृष्णराज वाज द रूलर ऑफ मैसूर डायनेस्टी। बालक था, ये अल्पवयस्क था। ड्यूरिंग हिज टाइम द रियल पावर इन द मैसूर स्टेट वाज इन द हैंड्स ऑफ टू ऑफिशियल्स। देवराज दुलबई के पद पर था, प्राइम मिनिस्टर, एंड छोटा भाई नंजराज सर्वाधिकारी, जो कंट्रोलर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड के रूप में काम करता था। ठीक है, तो ये स्थिति थी 1732 की। 1749 में इसी मैसूर राज्य में जब सत्ता दो भाई देवराज और नंजराज के हाथों में केंद्रित हैं, इस समय 1749 की घटना है कि 1749 में एक सैनिक के रूप में हैदर अली ने नंजराज के अधीन अपना जीवन, सैन्य जीवन, राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। एक सैनिक के रूप में नंजराज की सेवा में यह शामिल हुआ हैदर अली। 1749 की बात है, और धीरे धीरे अपनी योग्यता से, अपनी कुशलता से वह डिंडीगुल नाम का एक जगह है, जिला है वहां का, उस मैसूर रियासत में डिंडीगुल का फौजदार बन गया, प्रमुख उसका। शीघ्र ही हैदर अली अपनी योग्यता से 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बन गया। ठीक है, इन 1749 हैदर अली began his military career under Nanjaraj in Mysore. Due to his ability, Hyder Ali soon became the फौजदार of Dindigul in 1755. डिंडीगुल का फौजदार बन गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1755 में। तो हैदर अली शासक मैसूर राज्य पर स्थापना करने से पहले, मैसूर राज्य की शक्ति अपने हाथ में लेने से पहले एक मामूली सैनिक के तौर पर अपना मैसूर राज्य में अपना जीवन प्रारंभ करता है नंजराज की सेवा में। लेकिन उसकी योग्यता की वजह से, महत्वाकांक्षा की वजह से वह धीरे धीरे उच्च पदों को प्राप्त करता है, जिसमें 6 वर्ष में ही वह डिंडीगुल का फौजदार बन गया। फौजदार एक तरह से सैन्य अधिकारी है, जिला स्तर का इकाई है फौजदार। ठीक है, उसका अधिकारी है। ठीक है, हैदर अली ने मैसूर पर, और यह वही समय है जब पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का प्रसार हो रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी और पिछली क्लास में भी बात की थी। तो पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति का प्रसार हो रहा है। मैसूर राज्य आधुनिक कर्नाटक में पड़ता है, आपको पता है, और महाराष्ट्र क्षेत्र में जो केंद्र था मराठा स्वराज का, मराठा शक्ति का, और पूना और सतारा, सतारा में छत्रपति बैठते थे और पूना पेशवाओं का केंद्र था। तो यहां से पेशवा मराठा संघ के अपने सेना नायकों के माध्यम से चारों दिशाओं में मराठा शक्ति के विस्तार और प्रभुत्व स्थापना के लिए प्रयास कर रहे थे। यही वह समय है कि दक्षिण में स्थित मैसूर राज्य पर भी मराठा शक्ति के अनेक आक्रमण हुए। केवल मैसूर पर नहीं, हैदराबाद राज्य, उत्तर में राजपूताना पर, अवध पर, दिल्ली, पंजाब तक, बंगाल और उड़ीसा तक मराठों के आक्रमण होते रहे, और अपनी प्रभुत्व की स्थापना के साथ साथ वो उनसे चौथ जैस नामक कर भी वसूलते थे, सुरक्षा कर के रूप में। तो जब हैदर अली मैसूर राज्य में फौजदार के रूप में स्थापित है, यह वही समय है जब मराठों के मैसूर पर निरंतर आक्रमण हो रहे हैं। लेकिन हैदर अली ने अपनी सूझबूझ से मराठों के इन आक्रमणों को कई बार सफलतापूर्वक रोका। इससे हैदर अली के प्रभुत्व में, हैदर अली के प्रभाव में वृद्धि हुई। हैदर अली मैसूर राज्य का एक की फैक्टर बनना शुरू हो गया। इसके प्रभाव में वृद्धि हुई। डिंडीगुल में उसने फ्रांसीसियों की मदद से एक शस्त्रागार की भी स्थापना की ताकि मराठों को वो रोक सके। तो मराठों को रोकने में हैदर अली हमेशा तो सफल नहीं हुआ, लेकिन कई बार सफल हुआ। जब कई बार सफल हुआ तो इस वजह से, कई बार जब वो सफल हुआ तो इस वजह से मैसूर केंद्रीय राजनीति में उसके प्रभाव में वृद्धि हुई।
वह मैसूर राजनीति में एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में स्थापित होने लगा। हैदर अली सक्सेसफुली repealed the repeated Maratha invasions on Mysore several times, which increased his influence. With the help of the French in Dindigul, he established an arsenals. उसने एक अत्याधुनिक उस समय की जो कह सकते हैं बंदूकें वगैरह होती थी बनाने की, तोपें बनाने की, वो कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में स्थापित किया, शस्त्रागार स्थापित किया। ठीक है, हैदर अली ने मराठों से सुरक्षा के नाम पर। हैदर अली बेसिकली एक मराठा ब्राह्मण खांडेराव को अपना वित्तीय कार्यों के लिए ले रखा था और इसी की सहायता से वह मैसूर की राजमाता का समर्थन भी प्राप्त करके 1761 में देवराज और नंजराज की शक्ति को तोड़कर मैसूर की सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। अब यहां क्या हो, ध्यान रखिए, मैसूर की राजनीति में हैदर अली का प्रभाव बढ़ रहा है। उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए, जैसे मराठों के निरंतर हो रहे आक्रमण को काफी हद तक रोकने में उसने सफलता प्राप्त की और मैसूर राज्य की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार आर्सेनल की स्थापना की डिंडीगुल में। इधर जो देवराज और नंजराज थे, उनके ये थे तो दो अधिकारी और भाई थे, लेकिन जो मैसूर राज्य का वास्तविक शासक था वह अभी अल्पवयस्क था, शक्तिहीन था। तो मैसूर के जो अधिकारी वर्ग थे वह नहीं चाहते थे कि देवराज और नंजराज की शक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे। वह देवराज और नंजराज की शक्ति को तोड़ना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे और वास्तविक शक्ति शासक के नियंत्रण में रखना चाहते थे। यही चीज शासक चिक्का कृष्णराज की माता भी चाहती थी कि वास्तविक शक्तियां देवराज और नंजराज के हाथों में न होकर उसके अपने पुत्र और जो वास्तविक शासक है चिक्का कृष्णराज, उसके हाथों में रहे। तो देवराज और नंजराज की शक्ति को तोड़ने के लिए हैदर अली का उपयोग किया गया इन सब अधिकारियों और राजमाता द्वारा। हैदर अली भी तैयार था, वह भी देवराज और नंजराज की, उसे पता था कि देवराज और नंजराज की शक्ति को तोड़े बिना वह मैसूर की राजनीति में केंद्रीय स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसा हुआ कि हैदर अली ने देवराज और नंजराज से असंतुष्ट मैसूर के जो अधिकारी वर्ग है उनको अपने साथ में लेकर, राजमाता को साथ में लेकर के देवराज और नंजराज की शक्ति को तोड़ा, उन्हें कैद कर लिया। ठीक है, अब यहां अधिकारियों को लगा था कि अब चिक्का कृष्णराज के हाथों में शक्ति आ जाएगी, राजमाता को लगा था कि वास्तविक शासक के हाथों में शक्ति आ जाएगी। लेकिन हैदर अली ने जब देवराज और नंजराज की शक्ति को तोड़ा तो उस समय सबसे पावरफुल अधिकारी के रूप में हैदर अली ही बना। उसने वही किया जो कभी देवराज और नंजराज ने किया था, अर्थात मैसूर राज्य की शक्तियां अपने हाथों में ले ली, प्रशासनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। जो चिक्का कृष्णराज जो शासक था वो बना रहा, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में थी? देवराज और नंजराज से लेकर के हैदर अली ने अपने हाथ में ले ली। तो मैसूर राज्य का वास्तविक शासक इस समय कौन है? हैदर अली। तो अधिकारियों को झटका लगा कि हमें लगा था कि हैदर अली हमारी मदद करेगा और चिक्का कृष्णराज की शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने चिक्का कृष्णराज के स्थान पर सारी शासक की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। हालांकि चिक्का कृष्णराज को कैद नहीं किया, उसकी हत्या नहीं की, वो बना रहा, ठीक है, पर शासन से संबंधित जितने भी अधिकार थे, वो सारी शक्तियां थी, वो हैदर अली ने अपने हाथों में ले ली। हैदर अली हैड अपॉइंटेड अ मराठा ब्राह्मण नेम्ड खांडेराव फॉर हिज फाइनेंशियल अफेयर्स। उसने एक मराठा ब्राह्मण को भी अपॉइंट किया था अपने वित्तीय कार्यों में सहायता देने के लिए। विथ हिज असिस्टेंस, इसकी सहायता से, खांडेराव जो ब्राह्मण था उसकी सहायता से उसने राजमाता और देवराज और नंजराज से असंतुष्ट मैसूर के अधिकारियों को अपने फेवर में मिलाया। हैदर अली gained the support of the Mysore queen mother and by 1761 broke the power of Devraj and Nanjaraj, taking the control of Mysore into his own hand. 1761 में उसने देवराज और नंजराज की शक्ति को तोड़कर मैसूर राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। तो 1749 में नंजराज के अधीन एक सैनिक के रूप में हैदर अली शामिल हुआ। अपनी योग्यता से 1755 में उसने डिंडीगुल का फौजदार बना और मैसूर राज्य की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए शस्त्रागार स्थापित किया फ्रांसीसियों की सहायता से, और मराठों के बारंबार आक्रमण को रोकने में कई बार सफलता मिलने की वजह से उसके प्रभुत्व में वृद्धि हुई और अंततः उसने 1761 में देवराज और नंजराज की शक्ति को तोड़कर
मैसूर राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। ठीक है, हैदर अली ने 1761 में बेदनूर, सेद्दा, मालाबार, कनाड़ा, सुंडी के क्षेत्र जीते और इसने एक क्षेत्र था बेदनूर का नाम अपने नाम पर रखा, हैदर नगर। ये कोई विशेष आपका पॉइंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन 1761 हैदर अली conquered the regions of बेदनूर, सेद्दा, मालाबार, कनारा एंड सुंडा एंड रीनेम्ड बेदनूर एज हैदर नगर। कोई विशेष महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट नहीं है। अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1770 से 1769, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कैसे हैदर अली सत्ता प्राप्त करता है, जबकि उसे वंशानुगत रूप से मैसूर राज्य प्राप्त नहीं हुआ था। वहां वाड़ियर वंश के एक हिंदू शासक चिक्का कृष्णराज का शासन था, लेकिन वास्तविक शक्ति हैदर अली के हाथों में थी। अब यही समय है जब प्लासी का युद्ध हो चुका है, बक्सर का युद्ध हो चुका है, ठीक है, और इन युद्धों में विजय के बाद बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। और बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित होने से, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित होने से बंगाल के धन का दोहन कंपनी ने अपने लाभ के लिए किया। और यही कारण था कि बंगाल के जो अधिकारी और कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कंपनी को लाभ पहुंचाने के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी मात्रा में धन कमा रहे थे। इसी से प्रेरित होकर दक्षिण में मैसूर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, मद्रास क्षेत्र में, मद्रास भी दक्षिण में इनका एक केंद्र था, जैसे कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में केंद्र था। दक्षिण में मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, वो बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से प्रेरित होकर उन्होंने भी दक्षिण भारत के किसी राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और उसकी शक्ति और धन का दोहन करने की योजना बनाई। यही वजह है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, अब आंग्ल मैसूर युद्ध पहला कब हुआ था, आपके इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेट्स कई बार पूछ ले जाते हैं, खासकर जो प्रीलिम्स के एग्जाम है ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको कई बार सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताए जाते हैं, ईयर नहीं दिए होंगे या फिर कई बार ईयर दिया जाता है, मैच कराइए, तो यहां से प्रश्न बनना है, ध्यान रखिएगा। 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 to 69। बंगाल की वजह से प्रेरित होकर मद्रास के अंग्रेज अधिकारी जोसेफ स्मिथ ने मैसूर राज्य में हस्तक्षेप की योजना बनाई। ठीक है, कि हम भी यहाँ पे कुछ इंटरफेयर करेंगे तो सत्ता परिवर्तन, क्योंकि हैदर अली शासक तो बन गया, लेकिन जो पुराने जो शासक के हिंदू राजवंश, जो वाड़ियर राजवंश के जो वफादार थे, उनसे संबंधित थे, वो हैदर अली द्वारा शक्ति के अपहरण को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो एक तरह से असंतोष मैसूर राज्य में था। इसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए समीप ही मद्रास प्रेसिडेंसी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास के अधिकारी जोसेफ स्मिथ ने देखा कि मैसूर राज्य में वास्तविक वर्तमान शासक के खिलाफ असंतोष है, उसे हटाने के प्रयास हो रहे हैं, तो हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हैदर अली एक शक्तिशाली शासक हैं। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द विक्ट्री ऑफ बंगाल, मद्रास ब्रिटिश ऑफिसर्स जोसेफ स्मिथ प्लान इंटरवेंशन इन द मैसूर स्टेट। मैसूर राज्य में हस्तक्षेप की उसने योजना बनानी शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर राज्य पर आक्रमण करने से पहले मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में मिलाया। ठीक है, वो चाहता था कि अगर मैं मद्रास के अधिकारियों की योजना थी कि मैसूर पर आक्रमण कर हैदर अली को हटाने और उसके स्थान पर मैसूर में अपना कठपुतली शासक स्थापित करने, ताकि मैसूर राज्य के धन का और शक्ति का दोहन हो सके। तो ये सब करने से पहले हमें पड़ोसी भारतीय राज्यों को अपने फेवर में लेना होगा। और दो पड़ोसी भारतीय राज्य थे, हैदराबाद का निजाम और मराठे। तो पहले उन्हें धन के माध्यम से, क्षेत्र का लालच देकर के उन्हें अपनी ओर मिलाया। लेकिन हैदर अली ये जल्दी ही भाग गया और हैदर अली ने अपनी कूटनीति से मराठों और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर दिया। निजाम जो कि उसका रिश्तेदार था हैदर अली का, तो उसने रिश्तेदारी का दबाव बनाकर निजाम को न्यूट्रल कर लिया कि आप अंग्रेजों का साथ मत दीजिए, आप चाहो तो मेरा साथ मत दीजिए, लेकिन आप अपना न्यूट्रल रहिए। ठीक है, मराठों को धन दे करके, क्योंकि मराठे बारंबार लूट के लिए ही आक्रमण करते थे, तो हैदर अली ने उन्हें
एडवांस में धन देकर के कि आप अंग्रेजों का साथ में दे, न ही आप मैसूर राज्य पर आक्रमण करें। आप धन के लिए आक्रमण कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही दे देता हूं। तो मराठे भी एक तरह से जो अंग्रेजों के साथ हुए थे, हैदर अली ने अपनी कूटनीति से, डिप्लोमेसी से मराठे और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर लिया। ये हैदर अली की एक कूटनीतिक विजय थी, ठीक है, और अंग्रेजों को अकेला कर दिया। अंग्रेजों ने पड़ोसी राज्यों को अपने साथ में लाने की कोशिश की, सफल भी रहे, लेकिन हैदर अली ने फिर से उसको एक तरह से अंग्रेजों को अकेला बना दिया। बिफोर अटैकिंग मैसूर, द ईस्ट इंडिया कंपनी अलाइड विद द मराठास एंड निजाम्स ऑफ हैदराबाद, बट हैदर अली थ्रू हिज डिप्लोमेसी सेपरेटेड द मराठास एंड निजाम्स फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स से उन्होंने उसको अलग कर लिया। 1765 से 66 की बात है, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन हैदर अली ने मराठों को कैसे अपनी ओर मिलाया? हैदर अली ने मराठों को शिवनेर और गुट्टी का क्षेत्र तथा कुछ धन देकर वापस भेज दिया। दूसरी ओर अपने संबंधी कर्नाटक के नवाब की सहायता से हैदर अली ने हैदराबाद के निजाम को कंपनी से अलग करने का प्रयास किया। वही चीज जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई, तो ये इसमें थोड़ा पॉइंट दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो हैदर अली ने मराठों ने जब आक्रमण किया युद्ध से, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से जस्ट पहले, तो मराठों को आक्रमण करने के समय उन्हें धन दिया और शिवनेर और गुट्टी के क्षेत्र बिना लड़े उन्हें दे दिए, ताकि मराठे संतुष्ट रहे और अंग्रेजों का साथ न दे, मैसूर पर आक्रमण न करे। उधर हैदराबाद के निजाम का संबंधी था कर्नाटक का नवाब, जो पड़ोसी राज्य था, और कर्नाटक का जो नवाब था वह हैदर अली का रिश्तेदार था। तो अपने रिश्ते का आधार बनाकर, निजी संबंधों को आधार पर उसने निजाम को भी अंग्रेजों से अलग कर लिया। ये एक तरह से हैदर अली की कूटनीतिक विजय थी। In 1765-66, the Marathas invaded Mysore. However, Hyder Ali sent them back by giving regions of Shivner and Gutti along with some money. On the other hand, with the help of his relative, the Nawab of Karnataka, Hyder Ali began efforts to separate the Nizam of Hyderabad from the company. ठीक है। 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। हैदर अली ने मद्रास का घेरा डाला। हैदर अली भी तैयार था, उसे पता था कि अंग्रेज उसको घेरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हैदर अली ने जो दक्षिण में कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण की सेंटर था, हेडक्वार्टर था मद्रास, उस मद्रास पर आक्रमण कर उसको घेर दिया, ठीक है, और मद्रास को जीत लिया। इधर अंग्रेज जो थे, मद्रास के अंग्रेज, वह मैसूर राज्य पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुए। हैदर अली ने मैसूर राज्य की सुरक्षा में कुछ सेना रख करके दक्षिण में उनके हेडक्वार्टर मद्रास पर, जहां उनकी वो फैक्ट्री भी थी, और मद्रास पर घेरा डालकर उसे जीत लिया। जब ये खबर मद्रास के अधिकारियों को, जो मैसूर की ओर कूच कर रहे हैं, उन्हें मिली, तो उन्होंने देखा कि हमारा तो हेडक्वार्टर ही हमसे छिन गया है, तो वह अब मैसूर राज्य पर आक्रमण करने की बजाय अपने क्षेत्र की सुरक्षा की ओर ध्यान देने के लिए चिंतित हुए। ठीक है, ये भी उसकी कूटनीतिक विजय थी हैदर अली की। अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति में हैदर अली के सम्मुख संधि का प्रस्ताव रखा। ठीक है, जब उनका क्षेत्र मूल हेडक्वार्टर चला गया, जहां उनका व्यापारिक सामान रखा हुआ है, प्रशासनिक केंद्र है, वह हैदर अली के कब्जे में आ गया, तो अंग्रेज जो थे, मद्रास के अंग्रेज अधिकारी जोसेफ स्मिथ वगैरह, वो अब संधि की मूड में आ गए। ठीक है, इन 1767 द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बिगन। हैदर अली besieged मद्रास एंड कैप्चर्ड इट। द ब्रिटिश प्रपोज अ ट्रीटी टू हैदर अली। 1769 में, 2 साल ये छोटी मोटी लड़ाई चलती रही। 1769 में हैदर अली और ब्रिटिश के बीच, मद्रास के ब्रिटिश अधिकारियों के बीच मद्रास की संधि हुई, और इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। 1769 the first Anglo-Mysore was ended with the Treaty of Madras। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1770 से 1769, और इस युद्ध में विजय हुई हैदर अली की, उसकी कूटनीति की, और अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने के लिए हैदर अली ने मजबूर किया। ध्यान रखिएगा, हैदर अली भारत की पहली ऐसी शक्ति है जो किसी यूरोपीय शक्ति को या ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करती है। ध्यान रखिएगा।
मद्रास की संधि के क्या प्रावधान थे 1769 में जो हुई, ठीक है। इस संधि के अनुसार हैदर अली ने कंपनी से युद्ध का हर्जाना वसूला। यह पहला है जो कंपनी से युद्ध हर्जाना वसूल रहा है कि आपने युद्ध शुरू किया था, मैंने नहीं किया था, और अब आप सरेंडर कर रहे हो, तो इस युद्ध का नुकसान, युद्ध में जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई करो। और साथ ही साथ दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए। कंपनी ने भी मैसूर राज्य के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और इधर मद्रास पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया था। तो दोनों ने तय किया कि हाँ, दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र फिर से लौटा देंगे। युद्ध हर्जाना कंपनी मैसूर राज्य को देगी और भविष्य में आक्रमण नहीं करेगी। अगर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेगी। ये क्लॉज हैदर अली ने डलवाया था इस संधि में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, हैदर अली एक्सपेक्टेड वार indemnity from the company. Both sides returned the territories they had captured from each other. एक दूसरे द्वारा जीते गए क्षेत्र को फिर लौटा दिया और युद्ध हर्जाना भी मैसूर राज्य ने वसूला। किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण पर एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया कि अगर कोई तीसरी शक्ति, पहली शक्ति कौन, मैसूर, दूसरी ब्रिटिश, और अगर कोई पड़ोसी राज्य मैसूर पर आक्रमण करता है तो ब्रिटिश मैसूर की सहायता करेंगे। अगर कोई पड़ोसी राज्य ब्रिटिश पर आक्रमण करता है तो मैसूर ब्रिटिश राज्य की सहायता करेगा। यह वचन दिया। बेसिकली हैदर अली को पता था कि देर सवेर मराठे मैसूर राज्य पर आक्रमण करेंगे, तो इस संधि के तहत हम अंग्रेजों को अपने साथ लेने, मराठों के विरुद्ध अपने साथ लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से हैदर अली ने यह प्रावधान रखा था, जिसे सरेंडर करने आए अंग्रेज अधिकारियों ने, अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने इस संधि की शर्त को स्वीकार कर लिया, ठीक है। बोथ पार्टीज प्रॉमिस्ड टू असिस्ट ईच अदर इन केस ऑफ अटैक बाय एनी थर्ड पावर। ओरिजिनली दिस कंडीशन वाज एडेड बाय हैदर अली अगेंस्ट द मराठास। मराठों के अगेंस्ट ही ये की थी, मैंने पहले आपको बात की है। हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था जिसने कंपनी को पराजित किया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु डिफीटेड द कंपनी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ध्यान रखिए। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व है, आपको ध्यान रखना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ। कल इसको फिर जारी रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।